मित्रों, मेरे पास ये भोकाल, नागराज और चंपक कॉमिक्स हैं, लेकिन इसको शोकेस में रख के मेहमानों को इंप्रेस नहीं कर सकते, भौकाल नहीं दिखा सकते। हाँ, एक आइडिया है। संविधान दिवस आ रहा है तो संविधान की किताब शोकेस में रखेंगे। इट्स टाइम फॉर अनबॉक्सिंग। वैसे मित्रों, मेरी इच्छा राहुल गांधी वाली छोटी लाल रंग की पॉकेट बुक खरीदने की थी, लेकिन वो 500 से 800 रुपए में आती है, तो मैंने ये सस्ती 400 वाली मंगवाई है। अब मैं इसे पढ़ रहा हूँ तो लगता है कि गलती कर दी खरीद के। ये तो काफी लंबा और जटिल संविधान है। 20 से ज्यादा पार्ट, 300 से ज्यादा आर्टिकल, 100 से ज्यादा बार अमेंडमेंट यानी संशोधन हो गया है। आम आदमी इसको पढ़ के समझ नहीं सकता, बोर हो जाएगा। ये तो वकीलों द्वारा वकीलों के लिए लिखा गया है। या मित्रों, संविधान दिवस पर हमारे संविधान में कुछ 25 चीजों में सुधार की जरूरत है, ऐसा इस वीडियो का विषय है। देखिए, संविधान दिवस है बोल के यूट्यूब पर वीडियो, न्यूज़पेपर में, कॉलम में सबको गुलाबी चश्मा पहन लेना होता है कि हमारे संविधान ने हमको ये दिया है, वो दिया है। लेकिन मैं तारक मेहता वाला उल्टा चश्मा पहन के कहना चाहूँगा कि कुछ खामियां हैं, उसे सुधारने की ज़रूरत है। तो देखिए, मैं खामी निकालूंगा, समाधान आपको सोचने हैं। और ये वीडियो निंदा के लिए नहीं है, मंथन के लिए है, निबंध के लिए, इंटरव्यू के लिए। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं करें वो भी नागरिक चेतना के लिए इन चीज़ों पर विचार करें। सबसे पहला मेरा ये कहना है कि संविधान में आर्टिकल 72, जिसमें राष्ट्रपति को कैदियों की फांसी की सज़ा माफ़ करने की पावर दी गई है, उसको हटाया जाए। 2007 से 12 में प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल थी। उनके ज़माने में 35 ऐसे अपराधी जिन पर मास मर्डर, गैंग रेप के आरोप सिद्ध हो गए, हाईकोर्ट ने बोला फांसी दो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला फांसी दो। फिर दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन जाती है राष्ट्रपति के पास और उनके नहीं, मानवाधिकार है, इनको जिंदा रहने दो, फांसी माफ कर दो, टैक्स पेयर के पैसों से आजीवन इनको जेल में पालो। अब कुछ लोग कहें हाँ मानवाधिकार होना चाहिए, तो मेरा उनसे ये प्रश्न है कि कोलकाता में जो आरजी कार हॉस्पिटल के अंदर महिला डॉक्टर के साथ हुआ बलात्कार और हत्या, वो अगर आपकी बहन बेटी होती तब भी आप यही पीपुड़ी बजाते मानवाधिकार की। अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स की तकलीफ है, और ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स वो भी ये चोरी चपाटी बलात्कार ये सब करते हैं, उसमें भी कि ये तो नाबालिग है, 17 ईयर्स का अपराधी है, इसको तो 1 साल में छोड़ दो, ये सब तकलीफ़ें हो रही थी। इसके खिलाफ उनका ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट थी पहले अमेरिका में, तो चुनाव के दौरान वो इस पर सख्त रूप से बोल नहीं रहे थे कि हमें कुछ करना पड़ेगा। एंड एज अ रिजल्ट यू फाइंड कि दोनों जगह ब्रिटेन में और अमेरिका में उनकी हार हुई। तो जनता का मूड बदल रहा है, संविधान को भी उस हिसाब से बदलने की ज़रूरत है। और आर्टिकल 72 में से ये दया याचिका प्रेसिडेंट सॉल्व कर सके, नहीं होना चाहिए। जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि उसको लटका देना है, तो क्या ही फिर। सऊदी अरब में अभी समाचार है कि 100 लोगों को फांसी दे दी गई है, और ज़्यादातर ये ऐसे थे जो कि नारकोटिक ड्रग्स के केस में पकड़े गए थे। भारत में 2023 में 144 लोगों को फांसी की सज़ा अलग अलग कोर्ट ने सुनाई है, लेकिन फांसी शायद अभी तक देनी बाकी है, और आप जानते हैं वो भी 10-15 साल तक ये सब लटका रहेगा। सो दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। संविधान में मतलब पहला सुधार ये करना चाहिए। दूसरा, ये गुरमीत राम रहीम को भी बलात्कार की कुछ सज़ा हुई, और पिछले 4 साल में 15 बार पैरोल पे बाहर आ गए। संजय दत्त को AK-47 रखने के केस में टाड़ा मतलब टेररिस्ट वाला जो कानून था, उसमें सज़ा हुई, 180 दिन वो भी परोल पे फरलो पे बाहर रहे। ये परोल फरलो वगैरह क्या होता है कि आपको सजा मान लो 10 साल की, तो बीच बीच में आप बाहर घूम के आओ, ऐसी ये सुविधा है आपके। अपन संविधान में ऐसा राइट टू परोल तो लिखा नहीं, यू आर राइट, पर संविधान में क्या लिखा है कि ये जो जेल और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लिस्ट में है, राज्य सरकार देखेगी। और आप पाएंगे आगे भी इस वीडियो में कि राज्य सरकार के हाथ में कुछ भी दे दिया जाता है सत्ता, तो उसमें उनके डिस्क्रिशन के हिसाब से वो गलत दिशा में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इन दोनों केस में क्या हो रहा होगा कि उनकी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ दिख रहा हो इसमें फ़ायदा, एंड एज अ रिजल्ट दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स। तो अपने संविधान में जो 7 शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची, उसमें कुछ मामले पर यूनियन देखता है, कुछ पे स्टेट देखता है, कुछ कॉन्करेंट है। एक चौथा भी कैटेगरी मतलब रेसिडुअल भी है कि मान लीजिए कोई भी मामला कहीं पर भी नहीं लिखा तो यूनियन देखेगा। तो पांचवा एक लिस्ट बनाना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आए, और ये जितना प्रिजन जेल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आना चाहिए, और अलग उसका हायरार्की बने, ताकि ये सब परोल फरलो और जो मौज चल रही है। कुछ और भी राजनेता है, मेरे को हार्ट सर्जरी और किडनी प्रॉब्लम है, तो जेल हुए फिर भी बाहर ही हैं, और फिर उनके वीडियो आते हैं कि टेबल टेनिस खेल कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। तो दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। संविधान में ये भी सुधार दूसरा जरूरी है। आगे, ये जो मैंने आपको बताया 7 शेड्यूल, जिसमें कुछ काम यूनियन करेगा, कुछ स्टेट करेगा, आप पाएंगे कि सामान्य रूप से जो भी मामले यूनियन के हाथ में गए वो ठीक चलते हैं, जैसे यूपीएससी की एग्ज़ाम।
लेकिन जो स्टेट लिस्ट में गए या कॉन्करेंट लिस्ट में गए यानी यूनियन स्टेट दोनों कर सकते हैं, तो वो मामलों में ठीक काम नहीं दिखता है। जैसे स्टेट सर्विस एग्ज़ाम दे दो, रेगुलरली नहीं हो, अलग अलग कांड होते रहें। तो ये जो स्टेट लिस्ट है इसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ केस में ऐसा भी हो स्टेट गवर्नमेंट के हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, तो उनको पैसा मिलना चाहिए, बट दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। मैं और उदाहरण आपको दूँ, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर मार्केट ये सब यूनियन के हाथ में आए तो ठीक चले, आपको कांड तो होते हैं अपन कम होते हैं। उसके मुकाबले चीट फंड एक जात का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या गरीब लोग 100-200 रुपये महीने महीने में जमा करें। उड़ीसा में, असम में, वेस्ट बंगाल में चीट फंड स्कीम्स चलती हैं और उसमें बड़े बड़े कांड हुए, लोगों के कई करोड़ों रुपए चले गए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चीट फंड वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ इन कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में। मतलब यूनियन भी कानून बनाए, स्टेट भी कानून बनाए, और फिर उसमें ग्रे एरिया क्रिएट होंगे तो स्वाभाविक है ये लोग 2 नंबर के काम करेंगे। नेशनल बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? यूनियन लिस्ट में आएगा, तो वो ठीक ठाक चल रहा है। फॉरेस्ट भी तो बचाना है, तो एक प्रकार से सोचो फॉरेस्ट बॉर्डर जो स्टेट के अंदर है, लेकिन फॉरेस्ट के ऑफिसर तो वो इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे। दूसरा, चाहे ये आप देखिए प्रिजन्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लिकर, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये सब के अंदर जो स्टेट का पावर आता है सही रूप से वो इस्तेमाल नहीं करते और उसमें अलग अलग नेगेटिव चीज़ें निकलती हैं। संविधान में राज्य और केंद्र कौन सी चीज़ों पे टैक्स लगा सकते हैं उसका सब लिखा था, लेकिन उसमें भी कुछ ग्रे एरिया बच गए थे, जिसका भी 2024 में जजमेंट आया कि माइनिंग रॉयल्टी पर स्टेट गवर्नमेंट अलग से टैक्स मांग सकती है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मांग सकती है। फिर जो दारू होता है अल्कोहल, उसके 2 जात होते हैं। एक है इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो ये परफ्यूम, हैंड सैनिटाइजर ये सब में इस्तेमाल होता है, कप सिरप में इस्तेमाल होता है। और दूसरा होता है पीने का दारू, अल्कोहल फॉर लिकर कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो क्या इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स मांग सकती है? पहले वो नहीं मांग सकती थी, अब बोला मांग सकती है। तो यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कुछ तो खामियां रह गई थी जो अब सुधारने की ज़रूरत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बोला। तो ऐसे और भी जो झगड़े चलते हैं, जीएसटी इस पे लगे, उस पे लगे, उसको सुधारने की ज़रूरत है। मैंने आगे जो बात की कि स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीज़ें आती हैं उसमें ठीक काम नहीं हो रहा है। कॉन्करेंट लिस्ट में एक चीज़ है मैरिज एंड डाइवोर्स। अब गुजरात के अंदर मतलब 1970s के ज़माने में कुछ बॉलीवुड स्टार्स को दूसरी शादी करनी थी, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया और फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स दिए बिना दूसरा शादी किया। गुजरात में कुछ सेठ लोग थे 70s के ज़माने में, उन्होंने सोचा नहीं हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है, तो हम करेंगे मैत्री करार, फ्रेंडशिप अग्रीमेंट। वो ऐसा कि वो कुछ गरीब घर की लड़की को पकड़ेंगे और फिर ऐसा स्टैम्प पेपर पे लिखें मैत्री करार, हम लोग साथ रहेंगे, हर महीने में तुमको इतना पैसा दूंगा। एंड बेसिकली ऐसा कि पहली वाइफ को डाइवोर्स दिए बिना ये दूसरी लड़की को रखा जाए। अब इसमें स्वाभाविक है ये जो सेठ लोग हैं मर जाएंगे तो ये महिला का सब शोषण होगा, क्योंकि जब भी इनहेरिटेंस, विरासत का हक आएगा तो पहली वाइफ या जो लीगली मैरिड वाइफ है और उसके बच्चे, उनको सारी संपत्ति जाएगी, इसका सब ये परेशान होती रहेगी। कुछ लोग ये भी कहे कि देखो ये तो एक जात का लिव इन कॉन्ट्रैक्ट है और ये लड़की भी अपनी स्वेच्छा से गई ना तो भुगते। आप समझो ये सब ज़्यादातर ऐसे लिव इन कॉन्ट्रैक्ट या ये जिस टाइप के ये कॉन्ट्रैक्ट हैं, गरीब घर की लड़कियाँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसी लड़कियाँ जिनके माँ बाप मर गए हैं या वो अलग रहते हैं या उसका बाप ही दारू पीता है और परिवार अस्त व्यस्त है, दे आर बिकमिंग विक्टिम ऑफ सच थिंग, क्योंकि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। तो ऐसा जो भी अमीर सेठ लोग मिले, इंटरनेट पे मैंने सर्च किया, कुछ वेबसाइट ऐसा बोल रही हैं कि अहमदाबाद के अंदर ही 26,000 ऐसे फ्रेंडशिप अग्रीमेंट, मैत्री करार है। तो इस पे कड़क होने की ज़रूरत है। गुजरात से सांसद हैं गनीबेन, उन्होंने इस पे मुहिम चलाई कि ये मैत्री करार को प्रतिबंध करने की गुजरात में ज़रूरत है। लेकिन आप पाएंगे मीडिया में एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स सब अमूल मस्ती दही जैसे मुंह में दबा के रखा है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो आपके तुम संविधान के वीडियो में ये क्या बात लेके आए? संविधान में मेरा ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। डे वन से ये सब क्लैरिटी की जो भी शादी है, डाइवोर्स है, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, बच्चा जो गोद में लिया, अडॉप्शन, उसके जो राइट्स हैं, पति या पिता मर गया तो बेटी को, वाइफ को, मदर को कितना संपत्ति मिलेगा, उसके राइट्स हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ें हैं, उसको कोडिफाई करके महिलाओं के हक में उसको करने की ज़रूरत है।
और ये जो मैरिज कॉन्करेंट लिस्ट में रखा है, तो मैंने आपको बताया स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी चीज़ें आएंगी तो ऐसी सब दुविधाएं चलती रहती हैं। इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। लेकिन वर्तमान समस्या ये है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को हिंदू मुस्लिम और धर्म के मुद्दे बनाकर उसको विलंबित किया जाता है, उस पर रुकावट डाली जाती है, जबकि महिलाओं की लिए ये ज़रूरी है। आगे आर्टिकल 311, उसमें संविधान में ऐसा लिखा है कि आईएएस आईपीएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये जो ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट में जाके सब काम करते हैं, लेकिन इनको नौकरी से हटाना हो, डिसमिस करना हो, तो केवल प्रेसिडेंट कर सकता है। और प्रेसिडेंट कब करेगा? जब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस आईएएस की फाइल में देख के बोलेंगे इसको हटाना है। अब ये पूरी प्रोसेस इतनी लंबी और जटिल होती हैं और उसमें ये सब लोगों को इतने राइट्स और प्रिविलेजेस मिले हैं कि उसके चलते सामंतवादी और ये खुद ही मनसबदार और जागीरदार बन चुके हैं। कुछ साल पहले एक था दिल्ली में आईएएस कपल कि हमें अपना कुत्ता घुमाना है, तो स्टेडियम से ये खिलाड़ियों को अभी प्रैक्टिस ने इनको भगाओ क्योंकि हमें कुत्ता घुमाना है। अब कुछ फिर मीडिया में बहुत हंगामा हुआ तो इनको कुछ लद्दाख में ट्रांसफ़र कर दिया और फिर हटा दिया नौकरी से। बट समझो तो सोशल मीडिया में हंगामा हो तो एक्शन लिया जाता है, ये तो दिखे इसलिए पकड़े ना, ऐसे तो और कितने ही लोग क्या क्या कर रहे होंगे। दूसरा, ये आईएएस पूजा खेड़कर का केस याद करो, लाल बत्ती वाली ऑडी कार चाहिए, फिर पता चला सर्टिफिकेट फर्जी हैं और वो सब हटाया गया उसे। ये बहन भी जब यूपीएससी ने बोला इसको नौकरी से हटाओ तो ये कोर्ट में गई थी कि मुझे तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है ना, तो प्रेसिडेंट हटाए मुझे, यूपीएससी के पास पावर ही नहीं है, करके पूरी प्रोसेस चली। तो ये सब रुकावटें और जो बाधाएं हो रही हैं, तो आर्टिकल 311 ऑफकोर्स जिस ज़माने में संविधान बनाया गया था उनकी अपनी अलग मंशा और उद्देश्य अच्छा था कि आईएएस आईपीएस सब निष्पक्ष होकर काम करें, राज्य सरकार के दबाव में नहीं आए मंत्री विधायक सब। लेकिन अब जैसा ज़माना बदल रहा है, जिस जिस प्रकार से इनका व्यवहार बदल रहा है, तो आईएएस आईपीएस की नौकरी में इतनी सुरक्षा नहीं होना चाहिए, सब परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। तो आर्टिकल 311 को भी हटाया ना जाए लेकिन मॉडिफाई करने की तो ज़रूरत है। फिर आर्टिकल 323, उसमें ऐसा लिखा है कि यूपीएससी जो ये आईएएस आईपीएस वाली परीक्षा लेती है, उसने हर साल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देना होगा कि हमने क्या क्या काम किया, और प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट में, संसद में रखेंगे जिस पे चर्चा होनी चाहिए। अब इसमें आप देखो प्रॉब्लम, लेटेस्ट रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पे डाले 73rd रिपोर्ट, अभी आप गौर से देखो उसमें क्या लिखा है, 2022-23 का डेटा है और ये अभी 2024 में उनका रखा है। तो मतलब ये 2 साल पुराना रिपोर्ट देते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बराबर है नहीं। आपके अपन ठीक है ना, रिपोर्ट तो दिया, लेट मी शो यू द प्रॉब्लम। आप 2 साल बाद कोई डेटा दोगे तो मीडिया में उसका जो माहौल हंगामा होना चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल ये लेटेस्ट रिपोर्ट जो 2022 का डेटा देता है, 21 का डेटा देता है, उसमें ऐसा लिखा है कि यूपीएससी मेंस परीक्षा में उर्दू साहित्य के साथ 7 लोग ने परीक्षा दिया और सब लोग फेल हो गए, 0 सिलेक्टेड। सिंधी में 2 लोगों ने परीक्षा दिया, दोनों लोग फेल। अब ये डेटा कैसा है? 2022 के रिपोर्ट में, और वो भी 2021 का, और ये आप 2024 में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ, एंड दिस इज द लेटेस्ट रिपोर्ट। तो क्योंकि इतना डिलेड रिपोर्ट है तो मीडिया में, संसद में उसकी चर्चा ही नहीं होती, वो ऐसे हाँ ठीक है जाओ। मेरा ये कहना है तो फिर अगर किसी को पास ही नहीं करना तो ये भाषा को एग्जाम में रखा भी क्यों है? ख़त्म ही कर दो, ये ऑप्शनल ख़त्म ही कर दो ये भाषा। इसको आप ऐसे ना देखो कि मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात करूँ। मेरा ये कहना है आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट के रूप में सोचिए कि आप तैयारी कर रहे हैं और कोई सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, 0, और ये भी 2 साल बाद आपको बताया गया। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो 2022, 23, 24 में भी उर्दू साहित्य के साथ तैयारी कर रहे होंगे। अब अभी क्या सक्सेस रेट है वी डोंट नो, तो पहले से पता होता तो डिसीजन लेते मुझे कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ पर तकलीफ क्या दिखती है कि अमेरिका में अच्छी बात क्या है कि जो मंत्री है वो विधायक नहीं है, मतलब यू डोंट हैव टू बी अ सेनेटर और कांग्रेसमैन, मतलब आपका एमपी एमएलए राज्यसभा लोकसभा का सदस्य हो नहीं हो तो भी मिनिस्टर बन सकते हो। अमेरिका में ऐसी सिस्टम है। इंडिया में सिस्टम क्या है? सांसद बनना पड़ेगा लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में, फिर आप मिनिस्टर बनते हैं। और तीसरा है जुडिशरी, आप कहीं सेपरेशन ऑफ पावर है, 3 ये पिलर हैं। लेकिन इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अंदर तो सेम टू सेम व्यक्ति बैठ रहा है, जो मंत्री है वही विधायक है और उन्हीं की मेजोरिटी है। तो संसद में क्या ही चर्चा होगी जब मेजोरिटी ही है और मेजोरिटी ही सरकार है। अमेरिका में भी थोड़ा अलग है, प्रेसिडेंट अलग है, संसद अलग है और जुडिशरी अलग है। इस कारण से होता है कि यूपीएससी अपना एनुअल रिपोर्ट दे दे, सीएजी अपना एनुअल रिपोर्ट दे दे, इस पर कोई खास चर्चा होती नहीं।
तो ये जो चेक्स एंड बैलेंस की सिस्टम है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों असल में तो एक ही हुआ ना रूलिंग पार्टी का, उसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है। वो क्या सुधार होना चाहिए वो आप सोचिए। संविधान में ये लिखा है कि सभी भाषाएं और ये सब उसका सम्मान होगा वगैरह। तो यूपीएससी को बोलो ना सी सेट के अंदर करे। देखिए यूपीएससी प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ और सी सेट। सी सेट के अंदर मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, लेकिन इसके जितने कॉम्प्रिहेंशन होते हैं नॉर्मली वो अंग्रेजी अखबार के कॉलम, अंग्रेजी एकेडमिक बुक्स, अंग्रेजी लिटरेचर की किताबों से उठा के डाले जाते हैं। अब इसमें तकलीफ होगी कि वो अंग्रेजी में जो उसका सोफिस्टिकेशन और भावार्थ होगा, जब हिंदी अनुवाद होगा तो वो इतना क्लिष्ट कर देते हैं कि हिंदी में वो चीज़ आपको समझ ही नहीं आए और समझने बैठो तो ज़्यादा टाइम जाए आपका। एंड एज अ रिजल्ट, और प्रश्न भी काफ़ी एडवांस लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो पूछते हैं। तो जो हिंदी माध्यम या दूसरे जो भी नॉन इंग्लिश मीडियम वाले जो हिंदी वाला पैराग्राफ पढ़ के उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत टाइम वेस्ट होता है और वो उसको सिलेक्शन में भी तकलीफ आती है। और ये जो पूरा सी सेट सिस्टम है, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये असल में लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म कर रहा है। इसके अंदर जो लड़कियां, छोटे गांव शहर के बच्चे, नॉन सीबीएसई बोर्ड वाले, ये सबको तकलीफ हो रही है। अब जब भी ऐसा कोई बोले तो बाहर के लोग क्या सोचिए, तो अंगूर खट्टे हैं, तुम मेहनत नहीं कर रहे इसलिए पास नहीं हो रहे। देखिए मैंने कैट एग्ज़ाम भी दिया था जिसमें यही सब आता, मैथ्स रीजनिंग, मेरे 96 परसेंटाइल थे उसमें। और मैंने ये पेपर देखा है और देख रहा हूँ अभी भी काफ़ी जटिल पूछ रहे हैं कि उस लेवल की तैयारी के बाद भी काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। सो इफ़ यू थिंक अबाउट जितनी अपनी स्कूलिंग सिस्टम में कमज़ोरियाँ हैं, छोटे गांव शहर के बच्चे, महिलाएं जो दे आर अनेबल टू कोप अप एक्चुअली। और बहुत सारे लोग, उनका जीएस का पेपर अच्छा जाता है लेकिन रीजनिंग का ठीक नहीं जाता। तो संविधान में लिखा है तो भाई अमल क्या है। मित्रों ये जो यूपीएससी के अंदर जितनी पढ़ाई करनी है, प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट, जीएस ऑप्शनल, करीब 14,000 पेज तो सब स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक और इनसे ही आपको करने पड़े। न्यूज़पेपर तो मैं गिन भी नहीं रहा, न्यूज़पेपर ऐड करोगे तो और 15-20 हज़ार पेजेस हो जाएंगे। तो एक बार पढ़ा, 2-3 बार रिवाइज किया, मॉक टेस्ट दिया, ये पूरी प्रोसेस लंबी तपस्या मांगती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं 1 महीना या 3 महीने का क्रैश कोर्स करके सब हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बेहतर होगा कि ढंग से पढ़ाई की जाए और कोई एक्सपीरियंस टीचर से आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा मेहनत वो बचा देगा कि इसमें से इतना काम का है, ये वाली चीज़ को ऐसे आसानी से समझ के जल्दी से निपटाओ। अनअकैडमी की खास बात यह है कि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे सीनियर टीचर्स अवेलेबल हैं, चाहे हिंदी माध्यम हो, बाइलिंगुअल हो या इंग्लिश मीडियम। आप समझ, मैं बाइलिंगुअल या हिंदी में आपको बात जो समझा सकता हूँ, प्योर इंग्लिश में मुझे पढ़ाना हो शायद मैं इतना एफिशिएंट ना हो। तो हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि इंग्लिश के टीचर्स अलग हैं और वो भी बेस्ट पसंद किए गए हैं। तो आप जुड़िए, इससे आपका फ़ायदा है। लाइव लेक्चर्स होते हैं, लाइव क्लास भी आपका मिस हो जाए, रिकॉर्डेड सेशन बार बार देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई टैबलेट है उसमें 3 बार ही दे सकते हैं। मॉक टेस्ट होते हैं, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, सीसेट भी इसके अंदर एम्बेडेड है। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जीएस का कोर्स अलग होता है, सीसेट की अलग से फी मांगते हैं। इधर ऐसा नहीं, ये नेटफ्लिक्स जैसा है, सब कुछ अनलॉक हो गया और आप सारे मीडियम के सारे टीचर्स के सारे कोर्स देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये अलग और वो, नो, एवरीथिंग यू कैन वॉच एज पर योर रिक्वायरमेंट। डाउट रेजोल्यूशन की आपको सुविधा है, नोट्स पावर पॉइंट दिए जाते हैं। और इसमें ये जो नई प्राइसिंग ऑफर है कि 2025 की प्रीलिम जिसको अभी टाइम बचा है करीब 6 महीने, और उसके आगे भी 1 महीना और थोड़ा मेंस का पढ़ाई हो जाए तो 7 महीने का सब्सक्रिप्शन करीब 17,999 में अवेलेबल है। जो लोग 2026 की तैयारी करें तो अराउंड 32,000 और 2027 की तैयारी करें तो अराउंड 42,000 की फीस में आप जुड़ सकते हैं। और ये ऐसा कंटिन्यूसली आपका हैंड होल्डिंग चलता रहेगा। और उसमें भी जो 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो अगर प्रीलिम क्लियर नहीं कर पाते तो उनका 1 साल और एक्स्ट्रा फ्री में उनको दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उनकी पेड एक्सेस जारी रखी जाएगी। ऑफ कोर्स इसमें शर्तें हैं कि क्लास में नियमित हाजिरी होनी चाहिए, नियमित वो सब मॉक टेस्ट देना चाहिए। ऐसे सीरियस बच्चों को ही मिले, फिर आप आएंगे ही नहीं तो ऐसा नहीं कि सबका अनलॉक कर दिया जाएगा। पर ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो फ़ायदा उठाइए। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्काउंट कोड है mrunal.org। बीच में ये हुआ कि LIC वेबसाइट पे आप जाओ तो यूजुअली इंग्लिश में होता है, फिर आप हिंदी भाषा चेंज कर सकते हैं। अब अचानक से वो डिफ़ॉल्ट हिंदी हो गया। इस पर साउथ के स्टेट विरोध कर रहे हैं कि ये क्यों थोपा जा रहा है, और LIC वाले ने नहीं, ये तो टेक्निकल ग्लिच था, अब ठीक कर दिया। लेकिन इसके अलावा कुछ सरकारी वेबसाइट पे मैं गया तो वहाँ भी ऐसा ही हो गया है कि डिफ़ॉल्ट हिंदी हो गया है। तो अगर सब भाषाओं का सम्मान है और हम अगर दक्षिण के राज्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वेबसाइट को क्यों आप ऐसा कर रहे हो, आप शुरू से ही रखो उसको अंग्रेजी में, फिर कोई हिंदी में चेंज करे। इन चीज़ों पे भी
मतलब देयर नीड्स टू बी बेटर क्लैरिटी। संविधान में ये सारी भाषाएं, तो क्या बोला, सारी भाषाओं को सम्मान है, लेकिन अब उसमें सरकार ऊपर नीचे के लेयर्स बना रही है कि कुछ भाषाएं उनको अब से बोलेंगे क्लासिकल लैंग्वेज है। शुरू में नियम ऐसे बनाए थे कि 1500-2000 साल पुराना जिसका साहित्य हो उसको क्लासिकल लैंग्वेज बोलेंगे, तो संस्कृत और तमिल भाषा हो। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं अलग अलग राज्यों में, तो लोगों को खुश करने के लिए और सारी भाषाओं को भी ये स्टेटस दिया जाता है जिनका इतना पुराना इतिहास नहीं। और फिर इन्होंने क्या लेयर्स ही चेंज कर दिया, तो मतलब अब मर्जी है उनकी, जब भी जो स्टेट में इलेक्शन आए तो कर दो क्लासिकल लैंग्वेज है। आप जानते हैं गुजरात पहले महाराष्ट्र के साथ वो पूरा बॉम्बे स्टेट था, फिर दो राज्य अलग हुए। अब मराठी भाषा को क्लासिकल स्टेटस दिया महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले, गुजराती को नहीं मिला। हो सकता है जब गुजरात में वापस इलेक्शन आएगा तो देंगे। आपके अपन तुम्हारे पेट में क्यों तकलीफ हो रही है इससे? क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है इसमें। आप समझो किसी लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस दिया जाता है, इसका मतलब फिर यूनियन गवर्नमेंट उसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेलेंस बनाएगी, उसमें 20-50 लोगों को नौकरी दिया जाएगा। यूजीसी अलग अलग कॉलेज में उसके कोर्स अप्रूव करेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो 4-5-25 प्रोफेसरों को नौकरी मिलेगी। आपका जॉब क्रिएशन हो, अपन उससे क्या हो? आप जानते हैं आज का ये इकोनॉमी का ज़माना है, इसमें ये सब चीज़ों से पैसा उत्पन्न करना, हाउ इज़ दिस कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी? इकोनॉमी टीचर के रूप में मेरा, आप कहें नहीं नहीं सैलरी मिलाओ खर्चा करें, दैट इज, बट द मनी कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इन मोर प्रोडक्टिव थिंग्स। और सारी भाषाओं के फिर बनाओ, ये नहीं कि ये 5 भाषाएं उन्हीं के अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनेंगे, उन्हीं के लोगों को जॉब मिलेगा और बाकी भाषाओं के इंस्टीट्यूट नहीं बनेंगे। तो संविधान में जब लिखा है कि सारी भाषा को सम्मान देना है, तो ये ऊपर नीचे के लेयर और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। संविधान की एक बड़ी समस्या और ये है कि ये वकीलों द्वारा वकीलों के लिए लिखा गया है। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली का सब कॉम्पोजिशन देखो, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर आम्बेडकर से लेके जितने भी लोग थे ज़्यादातर ने विदेशों में जाके ये सब बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। अब वो लोग जब किताब लिखेंगे तो उनको तो आसानी लगेगा, वो ऐसा एच.सी. वर्मा प्रोफेसर सबको आप कहो फिजिक्स का ही किताब है तो उनको तो आसानी लगेगा, आम जनता को समझ आना चाहिए ना। ये ऐसी बात है, मेरे को देखो ये वीडियो, ये कैमरा है, आप कहाँ उससे वीडियो बनेगा, लेकिन क्या इसको आप ऑपरेट कर सकते नहीं, क्योंकि इसमें इतने बटन और मेन्यू होंगे कि आपको अलग से वीडियोग्राफर, या मैं कहूँ अपने एग्जाम्पल में वकील रखना पड़ेगा। वकील तो रखना पड़ेगा। अगर आपने संविधान समझ भी लिया, यूट्यूब वीडियो देख के, लक्ष्मीकांत ल्यूसन, जनरल नॉलेज, एनसीईआरटी किताबें देखें, फिर भी उसमें जो अपने अधिकार हैं उसकी रक्षा करनी है, अपनी चीज़ों को मनवाना है, तो वकील तो फिर भी रखना पड़ेगा। लेट मी गिव यू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अहमदाबाद में कुत्तों का आतंक है, ट्रैफिक की समस्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सरकार एकदम अमूल मस्ती दही मुँह में है, कोर्ट फटकार लगाए तभी काम करते हैं। और मैं अपने शब्दों से ये सब नहीं बोल रहा, गुजरात हाई कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे इतनी फटकार इनको लगाई है कि आप ऐसे आलसी कैसे हो गए हैं कि जब तक हम बोले नहीं आप कुछ काम ही नहीं करते। मतलब एग्जीक्यूटिव का अप्रोच क्या है कि जिसको तकलीफ है वो कोर्ट में जाए वकील रख के, कोर्ट कुछ बोलेगा तो करेंगे, बाकी हमको कुछ करना नहीं। चाहे वो जीपीएससी रिक्रूटमेंट हो, ट्रैफिक प्रॉब्लम, कुत्तों का आतंक, या आपके स्टेट या सिटी के बारे में आप सोचिए, जो जो समस्या है ऑफिसर्स, और मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव शब्द लिखा है, मिनिस्टर नहीं लिखा। मतलब एग्जीक्यूटिव जब हम बोलते हैं तो मिनिस्टर भी आता है और ऑफिसर भी आता है। एक शहर का प्रशासन तो उसमें मिनिस्टर की रोज़ का काम कम होता है, वो तो जो भी आईएएस ऑफिसर है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, उसको भी तो करना चाहिए। तो सब लोग को बॉबी देओल बनने की क्या ज़रूरत है? कुछ तो बोलो भाई। अनदर एग्जाम्पल, संविधान में लिखा कि सरकारी कॉलेज के अंदर रिजर्वेशन यानी आरक्षण होगा। आईएम अहमदाबाद बोलता है कि देखो एमबीए एडमिशन में तो देंगे रिजर्वेशन, पीएचडी वाले में नहीं देंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। अब इस पे लोग विरोध कर रहे थे, सरकार कुछ बोले नहीं। फिर जिनको तकलीफ थी वो सब लोग कोर्ट में गए, तब जाके वकील रखा, वकील को पैसा दिया, तब जाके उनका न्याय आता है। और ये 2021 में केस फाइल किया, इतने साल कोर्ट में चला, अहमदाबाद हाई कोर्ट और आगे, अभी 2025 से देंगे, ऐसा आईएम अहमदाबाद वालों ने बोला है कि पीएचडी एडमिशन में रिजर्वेशन 2025 से अमल होगा। इसका मतलब क्या, इतने साल तो नहीं दिया था। और ये भी इसलिए, मेरे ख्याल से ये मैटर इससे पहले का भी है, तब भी धमाल चलती थी, पर नथिंग वाज डन। तो संविधान के अंदर जो लिखा है उसका अमल भी तो होना ज़रूरी है। और उसमें ये जो एग्जीक्यूटिव का ये जो एटीट्यूड है कि जिसको तकलीफ है वो जाए कोर्ट में, कोर्ट बोलेगा तब हम काम करेंगे, तो ये अकाउंटेबिलिटी संविधान में एग्जीक्यूटिव की और बढ़ाने की ज़रूरत है। बिकॉज एवरी वन कैन नॉट अफोर्ड टू हायर अ लॉयर।
एक बार मैंने यूपीएससी में आरटीआई लगाई कि आंसर की और ये सब कट ऑफ बताइए, तो उन्होंने नहीं दिया। फिर वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में मैंने उसका अपील किया, वहाँ से बोला कि हाँ देना चाहिए। तो यूपीएससी दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया, और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फिर हमें भी जवाब देना पड़े। तो मैं एक वकील के पास गया, उसने कहा 35,000 रुपीज़ चाहिए होंगे तब मैं तुम्हारा एफिडेविट बनाऊँ। उस ज़माने में तो मेरे पास नहीं थे इतने पैसे, तो मैंने वो मैटर ही छोड़ दिया फिर। और ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कितने सारे लोग के साथ क्या क्या हो रहा है, एंड दे आर अनेबल टू गेट जस्टिस। तो संविधान में ये कि वकीलों द्वारा वकीलों के लिए लिखा गया, तो वकीलों के लिए रोजगार उत्पन्न हो रहा है, आम आदमी के लिए तो बस कि आप लाखों वकील यही चल रहा है। एक और एग्जांपल, आपको इलेक्शन लड़ना है तो भी वकील रखना पड़ेगा, क्योंकि एफिडेविट में मुझे क्या रखना है, क्या लिखना है, क्या क्या जमा करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, आपको शायद ना पता हो। 2024 लोकसभा इलेक्शन में वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ेंगे, और उनके खिलाफ ये एक कॉमेडियन है, उनकी मिमिक्री करता है, श्याम रंगीला, उसने भी नॉमिनेशन भरा, लेकिन उसका तो रिजेक्ट कर दिया ऑफिसर ने। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का फॉर्म भरा है, उसके साथ एक प्रतिज्ञा भी लेनी पड़ती है, ओथ, वो तुमने नहीं ली थी, उसका कुछ एफिडेविट नहीं दिया था। अब श्याम रंगीला का ये कहना है, भाई मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, अगर पता होता तो मैं करता सब। यानी क्या, वो वकील रख के जाता तो वकील उसको सब बताता, भाई ये स्टेप है, ये खुद से करा गया तो दैट वाज द प्रॉब्लम। चुनाव की बात करिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें जो सुधार की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप नागरिक हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं, जो भी एमपी एमएलए, राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ सकते हैं, सिटीजन है, और जो जो एज लिमिट है उस हिसाब से। 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, मोदी जी ने 2 जगह से लड़ा, वाराणसी और बड़ौदा से। 2024 लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी ने 2 जगह से लड़ा, केरला में वायनाड से और फिर रायबरेली से। अब 2 सीट से लड़ेंगे, दोनों जीत जाएंगे तो एक सीट खाली रहेगी, और उस खाली सीट पे उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन किए जाते हैं। उसमें फिर सरकार का ही तो पैसा और बर्बाद होता है, फिर से चुनाव करने का, सिक्योरिटी रखने का, सब ऑफिसर डिप्लॉय करने का, और जनता का भी टाइम वेस्ट होता है, अगर आप ये सोच के हाँ मुझे वोट देने फिर से जाना है। तो ये जो चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, उसमें हर जगह संविधान में सुधार करके ये लिखना चाहिए कि आप एक साथ एक ही जगह से लड़ सकते हैं। संविधान में ये भी लिखा है कि चुनाव लड़ सकते हैं आप, लेकिन लड़ने का पैसा किधर से लाओगे वो सब नहीं लिखा। तो अमीर लोग या जिनके पास पैसा है, संपन्न है, वही जीत सकते हैं इन मोस्ट केसेस। आप कहें नहीं 500 में ये तो बहुत गरीब था, भाई वो एक सिंड्रेला स्टोरी है, उससे आप ये नहीं कह सकते कि पूरे जहाँ में सब लोग का सेम अपॉर्चुनिटी है। पैसा चाहिए, बहुत सारा चाहिए, आपके पास संविधान क्या करे भाई इसमें। कुछ देशों में ऐसा है कि स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन, कि सरकार टैक्स पेयर के पैसों से जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको पैसा देगी इतना इतना, ताकि वो एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके, अमीर गरीब का भेद नहीं हो। आगे, राज्यसभा के अंदर जो चुनाव होते हैं, राज्यसभा का उद्देश्य क्या है कि राज्यों के प्रतिनिधि वहाँ पर भेजे जाएं और वो अपनी बात रखें फेडरल स्ट्रक्चर में। तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है कि जो भी स्टेट है उसकी विधानसभा में जो एमएलए हैं वो वोट दे के उसको आदमी को भेजेंगे। इसमें अलग अलग बार आरोप लगे हैं कि जो बिजनेसमैन है पैसा दे के खरीद लेते हैं, क्योंकि इसमें आप समझो पूरी कंस्टिट्यूएंसी के 5 लाख 10 लाख लोगों को राजी नहीं करना है, आपके स्टेट के विधानसभा में जितने एमएलए हैं उसी के अंदर, और इसमें भी कांग्रेस बीजेपी से ऊपर क्रॉस वोटिंग कर करके भी आदमी जीत जाते हैं। तो धन बल से आप राज्यसभा की कुर्सी खरीद सकते हैं, कई बिजनेसमैन ने खरीदी है, ऐसे अलग अलग आरोप लगे। अब कहते ठीक है भाई, तो जाए राज्यसभा में, क्या लूट जाता है। देखिए, फिर राज्यसभा के आप एमपी बनते हैं तो मतलब आपको अलग जात का डिप्लोमेटिक टाइप का कुछ पासपोर्ट मिलता है, जो नॉर्मल ब्लू कलर का हो, इनका ब्राउन कलर का हो। अब ऐसा आदमी फिर लोन दिए बिना या XYZ कांड करके चला जाए, फिर उसको प्रत्यार्पण कर सकते हैं नहीं, या दूसरे देश में वो कांड करे तो दूसरे देश की पुलिस उसको पकड़ सकती है कि नहीं। इट क्रिएट्स मैनी चैलेंजेस। तो खासकर फाइनेंशियल क्राइम करके जो रईस लोग हैं, ये सब सोच रहे हैं कि राज्यसभा टिकट से हम तो जेम्स बॉन्ड बन जाएंगे, इम्यूनिटी मिल जाएगी। दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। राज्यसभा में ये संविधान में जो भी कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, जो कला साहित्य में, स्पोर्ट्स में जिन्होंने नाम कमाया, उनको राज्यसभा में रखेंगे। लेकिन इन लोगों ने राज्यसभा में क्या कंट्रीब्यूट किया? ये जो मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेटेड मेंबर, चाहे सचिन और रेखा हो, कितने दिन राज्यसभा में हाजिरी दी, क्या मैटर पे उन्होंने कुछ मुहिम चलाई? तो कुछ खास है नहीं। तो अब राज्यसभा का मेंबर किसी को बनाते हैं तो उसको सब सैलरी मिलेगा, पेंशन मिलेगा, सरकारी बंगला मिलेगा, तो उसका कुछ तो यूटिलाइजेशन टैक्स पेयर के पैसों का पॉजिटिव होना चाहिए कि दैट मैन और वुमन नीड्स टू वर्क फॉर द कंट्री एंड हाईलाइट सम इश्यूज। नेक्स्ट, अमेरिकन सिस्टम मैंने आपको बताई
कि उधर मिनिस्टर बनना है तो आपको चुनाव से जीतना ज़रूरी नहीं है, कोई सांसद विधायक बनना ज़रूरी नहीं है। भारत में ये है कि केवल जो सांसद है वही केंद्र सरकार में मंत्री बन सकता है, और ऐसे ही मंत्री बना दे 6 महीने में चुनाव जीतना पड़े। अब इससे होता यह है कि कुछ प्रतिभावान लोग हों जो लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को खुश करना पड़े, और तो उनको राज्यसभा के रास्ते मिनिस्टर बनाएंगे, क्योंकि राज्यसभा मैंने आपको बताया उतने एमएलए ही आपको मैनेज करने हैं। तब पाएंगे एस जयशंकर, विकिपीडिया के हिसाब से वो तमिल परिवार से बिलोंग करते हैं, उनका जन्म दिल्ली में हुआ है और वो सांसद कहाँ है, राज्यसभा के गुजरात से। मनमोहन सिंह अपने ज़माने में आसाम से, राजस्थान से सांसद राज्यसभा के रह चुके। तो ये राज्यसभा का बैकडोर एंट्री रूट है। देखिए ये लोग प्रतिभावान है। एस जयशंकर गुजरात के प्रतिनिधि है, तो हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है। पर मेरा ये कहना है तो फिर ये सिस्टम ही क्यों रखनी है, सीधा ही मिनिस्टर बनाया जा सके प्रतिभावान व्यक्ति को, ये करना चाहिए ताकि राज्यसभा की सीट राज्यसभा का ऑब्जेक्टिव के लिए काम में हो सके। देखिए प्रतिभावान व्यक्ति है ओके, पर राज्य के प्रतिनिधि तो नहीं है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, उनको विदेश यात्रा और वो सब काम देखना है, तो गुजरात के सांसद के रूप में गुजरात कितने दिन आएंगे, गुजरात के समाज संस्कृति और समस्या को कितना समझ पाएंगे। जैसा ये मैंने आपको बताया मैत्री करार की तकलीफ है, तो स्टेट का राज्यसभा मेंबर स्टेट का होना चाहिए। ये जो डोमिसाइल वगैरह चीज़ें हैं दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव। एंड यस जो प्रतिभावान है लाइक एस जयशंकर, उनको सीधा मिनिस्टर बन सके ऐसा भी संविधान में लिखना चाहिए, डिपेंडिंग कि वो यूनियन एग्जीक्यूटिव और मेजोरिटी किसके, ट्रंप किसको बनाएगा मिनिस्टर उसकी मर्जी, ऐसा चुनाव लड़के आना उस मिनिस्टर के लिए ज़रूरी नहीं है। तो संविधान में ये सुधारों की ज़रूरत है। आगे ये संसद चलेगी और जो भी 6-6 महीने में सेशन होना चाहिए, पर सेशन पूरा चले नहीं, हंगामा होता रहे सब, उसको तो भी सैलरी पूरी मिलती है। जबकि आप नौकरी करने जाओ और एक दिन हाजिरी नहीं दिया तो सैलरी कट जाती है प्राइवेट सेक्टर में। कुछ राज्यों में पंचायत चुनाव के बाद सरपंच ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसको वापस बुलाने का या नौकरी से हटाने का जनता को अधिकार है, जिसे हम कहते हैं राइट टू रिकॉल। लेकिन ये काम आप एमपी एमएलए के लिए नहीं कर सकते, भले वो ठीक काम ना कर रहा हो। तो संविधान में ये अधिकार जनता को देने की ज़रूरत है। कुछ देशों में होता है रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह, कि बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले जनता का वोटिंग करके उनको पूछा जाए कि ठीक लगता है कि नहीं। जैसे ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से डाइवोर्स लेना चाहिए, ब्रेग्जिट करना चाहिए, तो जनता से पूछ के किया। आपको जनता ने सही निर्णय नहीं लिया, अभी दुखी हैं कि इकोनॉमी खराब हो रही है, लेकिन पूछा गया था। स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी रेफरेंडम सिस्टम है। बीच में ऐसा प्रस्ताव आया कि करेंसी नोट को पेपर में नहीं छापना है, सारा डिजिटल इशू करो, लेकिन जनता ने कहा सारा डिजिटल इशू किया और एक दिन नेट खत्म हो गया, इंटरनेट बंद हो गया तो क्या करोगे। तो कुछ उसमें सुधार किया गया कि जो भी 10-20% नोट तो फिजिकल रूप में ही छापे जाएंगे, बाकी सब डिजिटली, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू की जाएगी। तो जनता से पूछा जाता है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले। तो क्या भारत के अंदर ये 500, 1000 या 2000 का नोट बैन करने से पहले पूछा गया? नहीं, रेफरेंडम सिस्टम नहीं है। रेफरेंडम सिस्टम की ऑफकोर्स अपनी लिमिटेशंस हैं कि सोशल मीडिया में मैनिपुलेट करके जैसे ब्रेग्जिट कराया गया, इधर भी हो सकता है, पर ये भी तो अधिकार क्या देना चाहिए कि नहीं, संविधान में आपको सोचने की ज़रूरत है। मतलब मेंस और निबंध और इंटरव्यू के लिए सोचो कि क्या होना चाहिए कि नहीं। फिर ये कहे सब आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में कि ये जो पब्लिक ऑफिसेज हैं उसमें सबको समानता और अवसर मिलेंगे, लेकिन ये जो सरकारी नौकरी पाने का अधिकार में समानता है, कोचिंग का पैसा किधर से लाओगे उसकी कोई समानता नहीं है। अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर बिकमिंग सच दैट, क्योंकि आप समझो जो स्कूल की पढ़ाई है, स्कूल का भी अधिकार दिया कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन सरकारी स्कूलों में इतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं, तो वो नीट वगैरह एग्जाम क्या ही पास करेगा, और तो कोचिंग लेने जाना पड़े। आप कहने नहीं ये एक गरीब लड़का था उसने पास किया। अगेन भाई यू आर टॉकिंग अबाउट सिंड्रेला स्टोरीज। अंग्रेजी में एक कहावत है, वन स्वेलो डज नॉट मेक समर। एक का कल्याण हो गया तो बाकी तो 1000 गरीब तो गरीब ही है ना, उनका कल्याण भी तो होना चाहिए। उनको बराबर अवसर है कि नहीं? हो सकता था अगर अच्छी स्कूली पढ़ाई मिलती। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। संविधान में लिखा है तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, अपन कितनी क्वालिटी का मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, ये सब पे और क्लैरिटी की ज़रूरत है। देन रिजर्वेशन, आरक्षण के बाद भी राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सिस्टम जारी है। वो ऐसे, मान लीजिए किसी के ग्रैंडफादर को रिजर्वेशन से जॉब मिला, तो फिर वो अपने बच्चों की पढ़ाई में, हेल्थ में, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पाएगा?
तो अच्छी स्कूल में उसके बच्चे जाएंगे तो फिर उनका तो हमेशा उसी कैटेगरी के बाकी गरीब बच्चे जो उड़ीसा या झारखंड से उनके मुकाबले तो वो तेज ही रहेगा, तो वो सब पास करता रहे, तो राजे का बेटा राजा बनता रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब कैटेगराइजेशन, उपवर्गीकरण की जरूरत है। ओबीसी में तो है ऐसा कि जो आपकी मान लो 8 लाख से ज़्यादा आमदनी आपके पेरेंट्स की, तो आपको रिजर्वेशन ना मिले। पर ऐसा एससी एसटी में भी सब कैटेगराइजेशन या क्रीमी लेयर बनाने की ज़रूरत है। कुछ राज्यों ने ये काम किया, वो दलित और महादलित सिस्टम इन बिहार स्टेट, ये सब करने की ज़रूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसमें आपको संविधान में सुधार करना पड़े शायद। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन करो। 9 अगस्त को मोदी जी और पीएम कैबिनेट कहती है नहीं नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, हम संविधान का समय वो करेंगे। शायद इसलिए कि उसके बाद जो भी हरियाणा चुनाव आ रहे हैं और उनको लगे राहुल गांधी इसको अलग तरीके से प्रोजेक्ट करके हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर आप देखो 10 अक्टूबर को हरियाणा के नए बीजेपी कहते हैं हाँ हम ऐसी सब कैटेगराइजेशन का करेंगे। उससे भी आगे 30 अक्टूबर को कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार के सीएम है वो भी एक पैनल या कमिटी बनाते हैं कि हम भी ऐसी सब कैटेगराइजेशन करेंगे। तो यानी कि इनको भी ये करना तो है, इनको ज़रूरत महसूस हो रही है कि रिजर्वेशन के अंदर भी कुछ लोगों को ज़्यादा लाभ मिल गया और उन्हीं कैटेगरी के गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल पाया, तो उपवर्गीकरण किया जाए। ओबीसी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन के लिए उसमें भी हिस्से बनाए जाए कि जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, गरीब हैं, उसमें भी प्लस ABCD 4 कुछ कैटेगरी बने, ऐसी एक कमिटी बनाई गई, लेकिन उसका अभी तक रिपोर्ट अमल में होना बाकी है। तो आप देखिए ये क्रोनोलॉजी में हमने क्या समझा कि क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं स्टेट के, इस कारण से सरकार इस पे डिसीजन नहीं लेती, चुप बैठी रहती है। और पूरे साल में 5-5 साल में इलेक्शन होने चाहिए, अपन कुछ ना कुछ इलेक्शन चाहे, पहले हरियाणा था, अभी महाराष्ट्र में आया, फिर कहीं और आएगा। तो इसी कारण से हर मुद्दे को चुनावी नज़रिए से देखा जाए तो जनहित के, राष्ट्रहित के कुछ काम हो नहीं सकते। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही बार में लोकसभा का विधानसभा का चुनाव हो जाए, ये सब करने की ज़रूरत है। तो संविधान में इसके लिए भी सुधार ज़रूरी। कुछ बार इलेक्शन आ रहे हैं ये बोल के संविधान में तेजी से संशोधन कर दिया जाए, जैसे आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कोटा, अच्छी बात है, पर उसमें जल्दबाजी में बनाए तो तकलीफ क्या है कि जैसे इंडियन एक्सप्रेस का ये रिपोर्ट है कि जो मान लो EWS का लिमिट हो 8 लाख रुपए, अब उसमें ऐसा है कि खुद की भी सैलरी गिन लिया जाता है कुछ बार। तो अब मान लो एक विजिटिंग फैकल्टी है जिसका परमानेंट जॉब नहीं हुआ और वो EWS से है, लेकिन वो भी अब क्योंकि विजिटिंग फैकल्टी का काम का इधर उधर तो 8 लाख तो कमा लेता होगा, और उसके माँ बाप का भी उसमें थोड़ा इनकम जोड़ दो तो वो क्रॉस कर जाएगा। अब सरकार ने ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिया और उसमें लिखा कि जो भी EWS का इतना कोटा है। पर आप समझो प्रोफेसर के लिए जो आदमी एलिजिबल होगा 35-40 साल का, तो उसकी खुद की इनकम, उसके माँ बाप का पेंशन, ये सब आप जोड़ोगे तो वो EWS का कभी मिल ही नहीं सकता आपको फॉर दैट जॉब। तो वो सब पोस्ट खाली रह रहे हैं। अब ऐसी खाली सीट्स को क्या जनरल में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसा कुछ कोशिश करे तो वापस हंगामा हो जाए, पॉलिटिसाइजेशन हो जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए। तो ये सारे जो सुधार किए गए उसमें ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ों को लिखने की ज़रूरत थी कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ क्रीमी लेयर या व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ संपन्न परिवार एंड गरीब परिवार। जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में भी जज राजा का बेटा ही जज राजा बनेगा बिकॉज ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, की जहाँ पर यूपीएससी भर्ती नहीं करेगी, एग्जाम नहीं लेगी, जज खुद तय करेंगे कि दूसरे को किसको जज बनाना है। हिंदुस्तान टाइम्स की आप रिपोर्ट देखिए कि हाईकोर्ट में जितने जजेज हैं उसमें 50% ऐसे हैं कि ऑलरेडी उनके फैमिली मेंबर्स हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो कुछ तो परिवारवाद या कुछ तो चल रहा है, जिस पे अलग अलग बार कोशिश हुई, वो एनजे या कुछ कमीशन बनाना था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट खुद की बात आए तो उसके अंदर फिर कहे नहीं सुधार की ज़रूरत नहीं, दिस नीड टू बी चेंज। फिर कुछ तो मुद्दे जो आप पहले से जानते हैं, कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 के चलते जो मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाए, वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं पाए, ये सब के लिए आर्टिकल 370 को हटाना था, तो बहुत विलम्ब से हटाया गया। तो ये भी एक प्रकार से समस्या, जल्दी हटाते तो और अच्छा हो जाता। ट्रिपल तलाक बैन, उसमें भी काफ़ी डिले के बाद उसको बैन किया गया। महिलाओं को आरक्षण जो भी लोकसभा विधानसभा में, ये भी बहुत डिले के बाद अब जाके अमल होगा भविष्य में, मतलब सुधार तो किया है पर आप जानते हो भविष्य की चुनावों में रिजर्वेशन आएगा। राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि पुलिस में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन, विच इज़ वेरी गुड थिंग।
पर ये अभी लिया इतने सालों बाद। गुजरात में शायद 2015-16 के आसपास से ये सिस्टम है। तो अलग अलग राज्यों में आप समझो अगेन द सेम थिंग। तो एक यूनियन की या एक कॉमन पॉलिसी संविधान में होनी चाहिए ताकि हर जगह महिलाओं को ये लाभ मिले। फिर आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, बुनियादी कर्तव्य। तो आपको राइट टू एजुकेशन मिला 6 to 14 ईयर के बच्चों को, तो सामने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स को, गार्डियंस को दिया गया है कि आपने अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजना है। दैट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसमें बस इतना लिखा है, बच्चे को स्कूल में भेजो, बच्चे को संस्कार दो, ऐसा नहीं लिखा है। तो बच्चे को स्कूल भेजो ये लिखा है, पोर्शे की चाबी मत दो ऐसा नहीं लिखा। फिर वो जज उसको निबंध लिखा के छोड़ दे पुणे के अंदर। ऐसा अहमदाबाद में भी है कोई तथ्य पटेल, जिसने भी अपनी जैगवार कार से कई लोगों को उड़ा दिया। तो जुवेनाइल क्रिमिनल्स, तो क्या माँ बाप की फंडामेंटल ड्यूटी एक और ऐड नहीं करनी चाहिए कि बच्चे को सही संस्कार दो? और ये जो जुवेनाइल क्रिमिनल्स हैं 16-17 साल में अपराध करें और फिर वो छूट जाते हैं 18 पे। ऑफकोर्स कानून में सुधार किए, लेकिन ये जैसा निबंध लगा के छोड़ दिया इस लड़के को, ये सबके खिलाफ भी तो कुछ सुधार की ज़रूरत है संविधान में और कानून में। संविधान में ये लिखा है कि आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है महिलाओं का सम्मान की सुरक्षा करो, प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी एंड मॉडेस्टी ऑफ वीमेन। पर आप पाएंगे कई बार सोशल मीडिया में ऐसे वीडियोस कि कोई महिला को छेड़ रहा है और बाकी लोग मदद करना तो दूर उसका वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये ऐसी हैं कि सबको अमल करना पड़े। और दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं अमल किया तो सज़ा क्या है? कोई सज़ा नहीं है। आप मूक प्रेक्षक बने रहें, एक्सीडेंट किसी का हुआ है, कुछ को परेशान कर रहा है, आप कुछ नहीं बोले तो आपको कोई सज़ा नहीं। तो देर आर सम चैलेंजेस, ये सब लिखो कॉन्स्टिट्यूशन में, अपडेट करो। उसी तरह लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एनवायरनमेंट को बचाना है, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करनी है। लेकिन ये सब ऐसी बातें सबको पढ़ के सबको अमल करना पड़े वरना बेमतलब। लेकिन आप पाएंगे अलग अलग आंदोलन के अंदर सरकारी बसें जलाई जाए, प्रॉपर्टी को नुकसान किया जाए। अब लिखा तो है सब की रिकवर करेंगे, अपन कोई टाइम बाउंड है नहीं। आप रूलिंग पार्टी से हैं तो आप कुछ भी धमाल करो, सब माफ है। फिर आगे बढ़े, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के पथदर्शक सिद्धांत। उसमें लिखा है दारूबंदी होनी चाहिए। गुजरात में एक महिला कांस्टेबल को ही अरेस्ट किया गया, वो सब ऐसे बुटलेगर के साथ घूम रही थी। और उससे भी आगे वो रॉयल एंट्री टॉपर टाइप रील्स भी बनाती थी। कुछ तो ऐसे रील कि वो हेलीकॉप्टर के पास खड़ी है, हेलीकॉप्टर से ऐसे भी रील्स हैं। तो मतलब ये दारूबंदी, चाहे गुजरात है, बिहार है, इस पे या तो सख्ती से अमल होना चाहिए या पूरी भारत में अमल होना चाहिए, या लिखो ही मत कि ऐसी कोई चीज़ क्यों करनी है आपको अगर अमल नहीं हो सकता। नागालैंड में भी दारूबंदी है, उनके नेता से आप जानिए कि उधर क्या सिचुएशन है। अभी पीने वाला पीता है। अभी या तो आप इसको हिपोक्रिटिकली मतलब तामझाम दिखा के हम लोग नागालैंड में कोई दारू नहीं पीता है बोल के बंद करके रखो, ऐसा नहीं है। हमारी जो चर्च बॉडीज है वो भी अच्छा ही सोचता है। वो सोचता है कि कोई दारू ना पिए, मतलब घर में मारपीट ना हो, पति पत्नी के बीच में झगड़ा ना हो, बच्चे लोग मतलब बेवड़ा ना बने, ये सब चीज़ें वो लोग भी अच्छा ही सोचता है। मगर आज के समय विश्व खुल चुका है। नहीं पीने वाला आदमी को आप जितना भी जबरदस्ती करो नहीं पिएंगे। पीने वाला आदमी को आप नहीं भी देगा, उसको टून मिलेगा आपको कहीं भी हो। अब दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इस पे तो लिख दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि दारूबंदी होनी चाहिए, पर ये ऑनलाइन बैटिंग, गैम्बलिंग, ये फैंटेसी स्पोर्ट्स के नाम पे जो हो रहा है उसका क्या? वो भी तो बंद होना चाहिए। लेकिन इस पे सब लोग चुप हैं। बस जीएसटी मिलता रहे हमको, ये एग्जीक्यूटिव की और सरकार की मंशा इसमें तो मुझे दिखती है। जबकि ये ऑनलाइन बैटिंग, गैम्बलिंग के चलते कई परिवार बर्बाद हुए, नौजवान लड़के इसमें फंसते हैं, अलग अलग लोगों से उधारी में पैसा लेते हैं, फिर आत्महत्या करनी पड़े या खुद चोरी चपाटी करनी पड़े। मैनी प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग, लेकिन उसकी कोई मुख प्रेक्षक है, दही खरीद लिया सबने मुंह में दबाने के लिए। डीपीएसपी में लिखा है ये सब ओल्ड एज में उनके देखभाल की जाए, बुजुर्गों की पेंशन मिले। लेकिन आप पाएँ अमेजोन, स्विगी, डिलीवरी बॉय का क्या पेंशन है? तो ये सब का अमल अभी भी बाकी है। संघवाद की खुद की तकलीफें, यूनियन और स्टेट के जो रिश्ते हैं, नीट एग्ज़ाम तमिलनाडु का, इसके अंदर हमारे बच्चों का अहित हो रहा है क्योंकि आपका जो ये ट्रांसलेशन में एरर्स रहते हैं और इसका पूरा सिलेबस और हमारा थोड़ा अलग है। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी का ये कहना है
कि ये नीट के स्कोर के हिसाब से हम राज्य की सरकारी कॉलेज में जिन बच्चों को एडमिशन देते तो उनके पीछे भी जो राज्य सरकार की सब्सिडी जा रही है करीब 20-40 लाख रुपए जा रही है उसका पूरा पढ़ाई के अंदर, क्योंकि वो सब्सिडाइज है, सस्ता है उनके लिए। और फिर भी हमारा कुछ बोलने का हक नहीं है नीट के अंदर। आप परीक्षा लो, उसके अंदर सब धांधली हो, सब पेपर लीक हो, तो भी हम इसको क्यों माने? तो ये भी तो चीज़ है जिस पे क्लैरिटी और ज़रूरी है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग बनाया जाता है ताकि यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्स में जो पैसा लिया उसमें से स्टेट्स को हिस्सा मिले। अब कुछ तो हिस्सा मिला जाएगा आपको, पर उसके अलावा एडिशनली ग्रांट्स भी दिए जाते हैं। अब ग्रांट्स ऐसे दिए जाते हैं, उसमें जो शर्तें होती हैं कि आप ये स्वच्छ भारत मिशन अपनाओगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, आप इतने स्कूल बनाओगे आपको इतना पैसा मिलेगा। कुछ स्टेट ये बोल रहे हैं कि हमारे ज़रूरतें अलग हैं तो हमें अपने हिसाब से खर्चा करने दो, ये सब थोपा क्यों जा रहा है? तो फाइनेंस कमीशन और उसके ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस और ग्रांट सिस्टम, इसमें भी जो डिमांड हो रही है कि ये ठीक नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा क्लैरिटी होती तो बेहतर होता। पानी को, नदी के पानी का शेयरिंग के झगड़े जो स्टेट्स के चले, 3 किसान कानून सरकार उसमें सुधार करना चाहती थी, लेकिन बाद में जो सब हंगामा हुआ उसको अंडू करना पड़ा। स्टेट्स का, ये यूनियन गवर्नमेंट का हक ही नहीं था कि आप किसान कानून सुधार सके। तो अगेन स्टेट लिस्ट में खुद की तो समस्या है ही, उसको कैसे सुधारा जाए? सीबीआई का अधिकार क्षेत्र, कहाँ पर जांच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पहले ये था कि कोई भी केस में उनको जांच मिले वो कर सकते थे, जनरल कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया था। फिर अब धीरे धीरे वेस्ट बंगाल और बाकी स्टेट ने ये किया, नहीं हम एक एक केस को देख के तुमको मंजूरी देंगे। आज ही अखबार में कुछ अवलोकन है सुप्रीम कोर्ट का कि हर एक केस को अगर सीबीआई को सौंपा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पुलिस डिमोरलाइज हो जाती है, मनोबल टूट जाता है। तो इन सब के बीच क्या बैलेंस होना चाहिए? सम क्लैरिटी वुड बी अप्रिशिएटेड। सीमांकन, मतलब एक लोकसभा का ये चुनाव क्षेत्र है, उसमें इतने डिस्ट्रिक्ट आएंगे, इतने लोग आएंगे, और जिस स्टेट के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको लोकसभा में सीट्स ज़्यादा मिले। तो आंध्र प्रदेश के सीएम, तमिलनाडु के सीएम ये कह रहे हैं कि ऐसी डिलिमिटेशन प्रोसेस जो पॉपुलेशन बेस्ड है, और हमने तो परिवार नियोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल में काफ़ी कदम उठाया, तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ग्रो नहीं करी जितनी ये दूसरे स्टेट की हो रही, तो हमारा नुकसान है, हमारी लोकसभा सीट कम हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ऐसा वो सीएम बोले। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रो नेटालिस्ट पॉलिसी। प्रो नेटालिस्ट पॉलिसी का मतलब है ज़्यादा बच्चे पैदा करो। तो इस पे भी तो क्लैरिटी की ज़रूरत है संविधान में। नए नए राज्य बनाए गए बाद में। अब जैसे उत्तराखंड, उसमें 22 साल के अंदर 10 सीएम बदल गए, मतलब एक एक सीएम करीब 2 साल का ही है, जबकि 5-5 साल का कार्यकाल होना चाहिए। नेपाल में भी ऐसा ही पीएम बदलते रहते हैं, तो उधर से वाइब्रेशन आ पड़ोस में है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये जो नए बनाए गए छोटे राज्य हैं, आप चाहेंगे, आप देखेंगे अस्थिरता है, पिछड़ापन है। तो क्यों, क्या अमेरिका में ऐसी सिस्टम है कि नया राज्य बना सकते हैं, या एक राज्य का विभाजन करके नए बना सकते हैं? शायद नहीं है। वो जितने उसके 50 स्टेट होंगे तो उतने ही होंगे। तो डू वी नीड टू क्रिएट मोर स्टेट्स? सैम पित्रोडा जो राहुल गांधी के मेंटोर हैं, उनका ये कहना है कि एकदम छोटे छोटे भारत में तो 100 स्टेट होने चाहिए, ताकि एकदम ग्रास रूट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके, डिसेंट्रलाइज हो सके। लेकिन आप सोचो, अगर 100 स्टेट बना दिए और उसमें हर एक स्टेट का सीएम है और चुनाव होना है, और अभी इतने स्टेट के चुनाव के अंदर ही सरकार हमेशा चुनावी लेंस से डिसीजन को पोस्टपोन करती रहे और उसके सब योजनाएं बनाती रहे, हाउ मेनी कॉम्प्लिकेशंस विल कम इफ़ यू हैव 100 स्टेट्स? तो क्या होना चाहिए आइडियल साइज, या क्या ऐसा बंटवारा भविष्य में अलाउ भी करना चाहिए नए स्टेट बनाने का? इस पे भी संविधान में क्लैरिटी की ज़रूरत। फिर और भी चीज़ें बोलने समझने के लिए आपको मैं सुझाव दूंगा, ये वेबसाइट पे जाओ, CIET-NCERT.gov.audiobooks। उसमें आप सारे NCERT टेक्स्ट बुक सुन सकते हैं फ्री में, उसकी MP3 फाइल डाउनलोड करके। तो जब भी आप कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो सुनते रहो। तो NCERT क्लास 11-12 की पॉलिटिकल साइंस की किताबें आप सुने, इट विल हेल्प यू डेवलप मोर रिफाइननेस इन योर आइडियाज़। उससे भी आगे एक और सुझाव, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाओ, एक्सप्लेन वाला जो सीरीज़ है, और उसमें भी अलग अलग एक्सप्लेन, साइंस का होता है, लॉ का होता है, तो लॉ वाले पे क्लिक करो, कानून वाले पे। उसमें पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट और इशू आपको मिल जाएंगे, और उसमें से सीधे सीधे सवाल यूपीएससी पूछती भी है। महुआ मोइत्रा को हटाया गया पिछली संसद से, तो एथिक्स कमेटी का उसमें क्या पावर और क्या चीज़ें थी, सीधा उठा के प्रश्न पूछा। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में राइट टू परोल और ये शब्द चर्चा में आए थे,
जुडिशियल कस्टडी क्या होता है वो भी उधर से पूछा। तो क्वाइट यूज़फुल, ये भी आप पढ़िए इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज़। और अभी का भी और भूतकाल का छूट गया है तो 2 साल पुराना भी आप देखते रहो स्क्रॉल करके। जो इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने से तो ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है ये पढ़ाई के लिए, नागरिक चेतना के लिए। बाकी मित्रों, संविधान दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ये तो मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने शॉर्टकमिंग्स और लिमिटेशंस की बात की। अपने संविधान में बहुत खूबियाँ भी हैं और जो भी अपने पास इतनी आज़ादी है ये वीडियो बनाने की, वो भी तो संविधान ने दी है कि संविधान को हम बैठ के खामी निकाल सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में नहीं कर सकते। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट। कि 2025 की प्रीलिम जिसको अभी टाइम बचा है करीब 6 महीने, और उसके आगे भी 1 महीना और थोड़ा मेंस का पढ़ाई हो जाए तो 7 महीने का सब्सक्रिप्शन करीब 17,999 में अवेलेबल है। जो लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो अराउंड 32,000, और 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो अराउंड 42,000 की फीस में आप जुड़ सकते हैं। और ये ऐसा कंटिन्यूसली आपका हैंड होल्डिंग चलता रहेगा। और उसमें भी जो 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो अगर प्रीलिम क्लियर नहीं कर पाते तो उनका 1 साल और एक्स्ट्रा फ्री में उनको दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उनकी पेड एक्सेस जारी रखी जाएगी। ऑफ कोर्स इसमें शर्तें हैं कि क्लास में नियमित हाजिरी होनी चाहिए, नियमित वो सब मॉक टेस्ट देना चाहिए। ऐसे सीरियस बच्चों को ही मिले, फिर आप आएंगे नहीं तो ऐसा नहीं कि सबका अनलॉक कर दिया जाएगा। पर ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो फ़ायदा उठाइए। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्काउंट कोड है mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.